वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जो जुलाई का फर्स्ट वीक कवर करेंगे। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ जो होगी वो पीएम मोदी की इजराइल विजिट है, वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और भी कुछ जरूरी क्वेश्चंस होंगे, उनको यहाँ पर हम डिकोड करेंगे। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द मनी होल्डेड इन स्विस बैंक इन 2016 एज पर द एनालिसिस बाय द स्विस नेशनल बैंक। देखिए, भारत और स्विस नेशनल बैंक के बीच में क्या है, एक तरह का एक समझौता है, तो उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें क्लोज्ड जो है वो की जाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि भारत की रैंक जो है वो कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक है वो है 88। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। ये जो एनालिसिस हुआ है ये किया है स्विस नेशनल बैंक ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SNB। ओके, तो इसने भारत की 88th प्लेस बताई है इन द टर्म्स ऑफ द मनी पार्क्ड बाय इट्स सिटीजन्स विद द स्विस बैंक। तो स्विस बैंक में पार्क करने का मतलब होता है कि मनी को डिपॉजिट करना एक तरह से, ठीक है। तो उसमें जो रैंक है वो है 88th प्लेस। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और भारत और SNB इसके बीच में क्या है कि एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंड है, जो कि स्विट्जरलैंड और भारत के बीच में हुआ है। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और किस लिए है, टू हेल्प द टू चेक द ब्लैक मनी इन मिनट्स, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका और है यहाँ पर दोस्तों, इसमें कहा गया है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको हम कहते हैं QRSAM। तो पहले आप फुल फॉर्म नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 तरह से बन सकता है कि QRSAM इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ है उड़ीसा में। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। ओके, इसकी रेंज पूछी जा सकती है। तो इसकी रेंज जो है वो 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है। तो साइंस एंड टेक के अंतर्गत ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं, तो आप इनको भी दोस्तों नोट कर लिया करें। एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बनता है, इसमें कहा गया है द बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं WHO, इसने डिक्लेरेशन किया है कि इबोला वायरस जो है, जिसको हम कहते हैं इबोला वायरस डिजीज EVD, इसका पूरी तरीके से जो है एंड हो चुका है, ठीक है। वो किस देश से हुआ है ये पूछा गया है, कॉन्गो से, ठीक है। कॉन्गो में अब इसके एक भी केसेस नहीं पाए गए हैं, तो इसको आप नोट यहाँ पर कर लें। और क्वेश्चन आपका ये बनता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है, इसका कैपिटल क्या है, तो ये है किनाशा। और करेंसीज यहाँ पर है कॉन्गोलीज फ्रैंक और जेरियन जायरे, ये दोनों यहाँ पर यूज्ड होती हैं। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन, एक और क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि अभी किसने हाल ही में ईस्ट बॉर्न इंटरनेशनल मैन सिंगल टाइटल जो है ये किसने जीता। ओके, तो ये जीता है नोवाक डिजोकोविक ने। ये सर्बिया के प्लेयर हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछ लिया जा सकता है, आप इसको भी नोट कर लें। और ये जो इंटरनेशनल मैन सिंगल्स टाइटल है ये टेनिस से रिलेटेड है, और टेनिस के स्टार हैं नोवाक डिजोकोविक, सर्बिया के हैं, और इन्होंने ये खिताब अपने नाम पर किया। और इन्होंने जो फ्रांस के स्पोर्ट्स पर्सन है गेल मोनफिल्स, इनको हराकर ये खिताब अपने, ये टाइटल अपने नाम पर किया। तो स्पोर्ट्स से जुड़ी न्यूज़ आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक और प्रश्न है यहाँ पर नंबर 5 क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा शहर है जो होस्ट कर रहा है 12th एडिशन ऑफ G20 समिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताऊँगा। देखो, जो ये G20 समिट है, इसका 12वां एडिशन जो है ये अभी इसका सबमिट हुआ है, तो कहाँ पर, किस कंट्री में हुआ। ओके, तो ये दोस्तों हैम्बर्ग में, ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी में है ये। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, अब क्वेश्चन आपका वेन्यू पूछ सकता है, तो ये तो हो गया हमारा वेन्यू। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है थीम क्या थी, तो ये है शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर मोदी जी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कुछ फंडे होते हैं वो बताए, और सारे देशों के साथ में इस मुद्दे पर चर्चा भी की। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता G20 में क्या भारत है, बिल्कुल भारत है। तो ये G20 जो समूह है, इसमें दोस्तों जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम इस प्रकार है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। आप ये लिस्ट नोट कर लें, और किसी भी निमोनिक्स में आप इनको याद कर सकते हैं, अपने माइंड में कोई एक ट्रिक बना लें जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। G20 जो है वो एक इंटरनेशनल फोरम है और फॉर द गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमिक
जिसका एम होता है स्टडीइंग, रिव्यूइंग एंड प्रमोटिंग हाई लेवल डिस्कशन ऑफ द पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, आप देखते होंगे कहीं भी किसी कंट्री पर अगर कोई एक आतंकवादी या फिर कोई एक आतंकी गतिविधि या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो कम्प्लीटली उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, वो पड़ता है वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, वहाँ की इकोनॉमी पर पड़ता है। ओके, तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए ही इस तरह के एजेंडे अपनाए जाते हैं। तो अभी जो मीटिंग हुई है इसमें मोदी जी ने टेररिस्ट जो टेरर है उसके लिए उसको बताया कि किस तरह से उससे दुनिया जूझ रही है और किस तरह से हम अपने आप को उस चीज़ों से दूर मुक्ति पा सकते हैं। ओके, एक पॉइंट और यहाँ पर है दोस्तों, इसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसको हम कहते हैं FSB। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 बनेंगे। पहले तो FSB में पूछ सकता है कि S की फुल फॉर्म क्या है, S का मतलब क्या है, या फिर B का मतलब क्या है, फिर S का मतलब क्या है। तो FSB का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ओके, इसने क्या बताया है कि इंडिया को, इसने बताया है भारत को कंप्लेंट और लार्जली कंप्लेंट, तो जो बेसल 3 रिफॉर्म्स हैं उसमें इस कैटेगरी में भारत को बताया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हेडक्वार्टर FSB का कहाँ पर है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। अब भारत के लिए कंप्लेंट और लार्जली कंप्लेंट, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। जो बेसल 3 रिफॉर्म्स हैं उसके लिए भारत को इस कैटेगरी में बताया है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर FSB का कहाँ पर है, तो ये दोस्तों है स्विट्जरलैंड में। ओके, 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। जो FSB है इसने अपना स्टेटस रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल रेगुलरिटी इसके ऊपर जो है सबमिट किया है, और उसमें बहुत सारे जुरिडिक्शंस में भारत को बताया है कि क्या कंप्लाइंट और लार्जली कंप्लाइंट स्टडी में। अब अगर बात की जाए कंप्लाइंट जुरिडिक्शन, तो इसका मतलब किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है कि बेसल 3 रिफॉर्म्स इन रिस्क बेस्ड कैपिटल, और अगर कहें हम कि ये सेकंड वाला टर्म लार्जली कंप्लेंट, तो इसका मतलब क्या है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में ये चीज़ बताई गई है। फाइन, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लें किस लिए कहा गया है। और FSB जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 2009 में हुआ। इसमें FSF को हटाया गया था। FSF का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम। ओके, और जो FSB बोर्ड है ये कहाँ पर है, बेसल स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक प्रश्न और है आपसे, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने डिक्लेरेशन दिया है कि डिस्टर्ब एरिया अब वो 6 और मंथ के लिए AFSPA के अंतर्गत आएगा। तो देखो अप्सफा, जिसका आपने नाम सुना होगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है, और इसके अंतर्गत जहाँ पर ऐसी कोई गतिविधियाँ होती हैं जिनसे कि वहाँ की टेरिटरी या फिर वहाँ के सिटीजन्स को खतरा रहता है, वहाँ के कुछ लोकलाइट्स टेरर ग्रुप से, तो इस वजह से वहाँ पर अप्सपा कानून लगाया जाता है। ओके, तो यही लगाया गया है कहाँ पर, ये लगाया गया दोस्तों नागालैंड में। अब नागालैंड में 6 और महीनों के लिए अप्सपा जो है वहाँ पर रहेगा। ओके, आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्र में अप्सपा लगाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आर्मी के पास में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिनके थ्रू वो लोग इंटेरोगेट कर सकते हैं वहाँ के सिटीजन्स का, क्योंकि अगर वो उनको लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ में, तो वो उनको जो है इंटेरोगेशन के लिए पूछताछ पर ले जा सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल्ड अप्सपा के अंतर्गत में रहती भी हैं। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और एक प्रश्न आपका बनेगा कि जो नागालैंड है वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। ओके, तो इनका नाम यहाँ पर आप नोट कर लें, ये मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी ज़रूरी है नागालैंड के, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, दोस्तों क्वेश्चन आपके दोनों जगह से बन सकता है, तो आप अपडेटेड रखें अपने आप को। एक और प्रश्न है, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्या हुआ है कि प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपना असेंट जो है एक बिल पास करके दिया है। तो अभी क्या है कि जो एक आपने देखा होगा कि जो कम्बाला है, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, और ये किस स्टेट का है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों कर्नाटका रीजन का ये कम्बाला है, इसमें बफेलो रेस होती है, तो इसको लीगलाइज कर दिया गया है। ओके, वैसे एनिमल क्रुएल्टी के अंतर्गत इसको बैन किया गया था, बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर दिया, इसके बाद में एक कानून पास करके इसको लीगल किया गया। ओके, तो ये चीज़ ज़रूरी है। आपने जलीकट्टू का नाम सुना होगा, वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है, और ये जो कम्बाला है ये है कर्नाटका का। एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बन जाता है, इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि वो कौन सा बैंक है जिसने टर्मिनेशन कर दिया है एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट था फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के साथ में। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के साथ में एक जॉइंट वेंचर को किसने टर्मिनेट किया है, किस बैंक ने, तो ये क्या है, आईसीआईसीआई बैंक ने। ओके, तो देखो आईसीआईसीआई बैंक का ही जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो इसने जो एक फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी है इसके साथ में अपना जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। और ये जो कंपनी है ये कहाँ की है, ये है कनाडा की। तो आप ये चीज़ यहाँ पर नोट कर लें, कहाँ की बेस्ड है, कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, और इसके साथ में जो करार वो है अब खत्म हो चुका है। ओके, एक और न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि 2017 का इंडो थाई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, मैत्री। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैत्री जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में अभी रिसेंटली हुई, तो ये हुई भारत और थाई के बीच में। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि कहाँ पर हुई, किस स्टेट में, तो ये हिमाचल प्रदेश में। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 14 दिन की ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी थाईलैंड और भारत के बीच में, ठीक है, जिसका नाम है मैत्री। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें दोस्तों। ओके, और इसका जो एम था वो था बिल्ड एंड प्रमोट क्लोजर रिलेशंस वाइल एक्सचेंजिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस बिटवीन टू आर्मीज़। थाईलैंड और भारत की आर्मीज़ हैं उनके बीच में एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो और अपने स्किल्स को एक्सचेंज करने के लिए ये मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है जो थाई बहत। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेकेंड जो है वर्ल्ड में बेस्ट क्लाइमेट थिंक टैंक के रूप में रैंक दिया गया है, किसके द्वारा, आईसीसीजी। अब ये आईसीसीजी क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप नोट करें, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस। ओके, तो ये क्या है, एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसका मेन फोकस जो है क्लाइमेट पॉलिसीज़ के ऊपर होता है। तो दोस्तों इसने भारत का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है टेरी, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके लिए सेकेंड प्लेस दिया है बेस्ट क्लाइमेट थिंक टैंक के रूप में। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि टेरी जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, ये है अजय माथुर। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर लें। ओके, और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ है ग्रीस एथेंस में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है अ मंथ लॉन्ग प्लांटेशन ड्राइव टू मार्क वन महोत्सव 2017। 2017 वन महोत्सव को बड़ी मात्रा में जागृत करने के लिए एक प्लांटेशन ड्राइव है जिसको अभी एक यूनियन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है। तो आपको उनका नाम बताना है। तो ये है हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी जो है ये हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने लॉन्च किया है वन महोत्सव रामलीला पार्क, सीसी कॉलोनी, मॉडल टाउन, दिल्ली में। ओके, अब ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि जो वन महोत्सव है ये यूजली ऑब्जर्व होता है जो जुलाई का पहला सप्ताह होता है, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि प्लांटेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में भारत का हो सके। ओके, इसको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एलिवेट 100। ये स्कीम है जिसके अंतर्गत आइडेंटिफाई एंड नर्चर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। एलिवेट 100 का मतलब ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं इनको सक्सेस के पड़ाव तक कैसे ले जाया जाए। ये एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है तो जिसका नाम है एलिवेट 100। तो इसमें कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है कि ये 100 मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप को फाइंड आउट करेंगे और इनको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ द सक्सेस है उन पर ले जाने में ये राज्य जो है उनकी मदद करेगा। एक और दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी वो कौन सी कंट्रीज़ में विजिट किया है जिसमें 70 साल के बाद में पहली बार भारत की ओर से कोई प्रधानमंत्री यात्रा पर गया। तो ये गए हैं दोस्तों इजराइल पर, बहुत ही ज़्यादा चर्चित यात्रा रही। अब क्वेश्चन सबको पता है कि इजराइल गए हुए हैं। इजराइल में क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जा सकते हैं, वो आप नोट कर लें। सबसे पहला जो है कि मोदी जी जब इजराइल गए तो इजराइल जाने पर उनको एक वहाँ पर एक फ्लावर है। ओके, तो उस फ्लावर का नाम जो है वो मोदी जी के नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों वहाँ का इजरायली जिसको हम कहते हैं क्रिसेंथ्रम
फ्लावर, इसको जो है अब मोदी के नाम से जाना जाएगा। ओके, ये डिप्लोमेसी होती है दो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें ये ऑनर में ही ऐसे काम किए जाते हैं, तो इज़राइल ने किया है। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, तो आप ये चीज़ नोट कर लें। इजरायली क्राइसोंथम फ्लावर विल नाउ बी कॉल्ड मोदी। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोदी जी ने वहाँ पर जाकर जो इजरायली काउंटर पार्ट हैं, जिनका नाम है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इनको क्या दिया? तो इन्होंने क्या दिया कि बेसिकली एक ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें कि जब मोदी जी ने वहाँ पर उनको एक 2 सेट का एक जो है रेप्लिका है, तो इसमें क्या है कि जो जेविश हिस्ट्री है भारत की, तो उसके बारे में व्याख्या की गई है, वो एज अ मोमेंटो उनको वहाँ पर दिया। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। फाइन। अब अगर बात की जाए कि कैपिटल क्या है, ये है जेरूसलम। करेंसी क्या है, ये है शेकिल। ओके, इजरायली न्यू शेकिल। और वहाँ के प्रेसिडेंट और पीएम, ये दोनों को आप नोट कर लें, बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रेसिडेंट जो है ये है रेवन रेवलिन। ठीक है। एक प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर और बन जाता है। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है जिसने लॉन्च किया है जी राइड। ओके, जी राइड एक डिजिटल राइड शेयरिंग ऐप है टैकीज़ के लिए, जो टेक्निकल एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो टेक्निकली अपने आप को एम्पावर्ड हैं। ओके, तो उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है जी राइड। ओके, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। फाइन। तो ये दोस्तों केरला ने किया है। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो वहाँ के सीएम हैं, जिनका नाम है पिनरई विजयन, ये सीएम है केरला के, इन्होंने लॉन्च किया है जी राइड। ये डिजिटल राइड शेयरिंग ऐप है टेकीज़ के लिए, तो जो आईटी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। ओके, तो ये कंपनी जो है, ये जी टेक कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, एक एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या है कि जो वहाँ के एम्प्लॉय होंगे वो एक दूसरे से राइड में हेल्प ले सकेंगे इस एप्लीकेशन के द्वारा। ओके, तो एक तरह से एक ये शेयरिंग एप्लीकेशन है, राइड शेयरिंग एप्लीकेशन है, जिसको तैयार किया है किसने, जी टेक ने। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी ऑटोमेटिकली ये मैच कर लेगा जो को वर्कर्स होंगे या फिर नेबर्स होंगे, ठीक है, जो साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल भी है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर आपका। इसमें कहा गया है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मेरिट ऐप। वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने मेरिट ऐप लॉन्च किया है? एक ई वेडिंग पोर्टल है। ओके, एंड ई बिडिंग पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग ई बिडिंग सोल्यूशन टू स्टेट्स टू सेलेक्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसको हम कहते हैं IPPs। ओके, दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने एक मेरिट एप्लीकेशन और ई बिडिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि वो इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। फाइन। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी, आप इसको नोट कर सकते हैं। और मेरिट, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेजुविनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ये आप इसका नाम भी पूरा नोट यहाँ पर कर सकते हैं। फाइन। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और जो पीयूष गोयल जी हैं, ये हमारे के मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द पावर, कोल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस, इस मंत्रालय को ये हैंडल भी करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है 17 में। इसमें कहा गया है द 2017 सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसको हम कहते हैं SPSBD, ये अभी बहुत ही जल्दी में सेलिब्रेट होगा। कहाँ पर, किस डेट पर? ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जुलाई 19 को होता है। ओके, सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स डे, जिसको हम कहते हैं SPSBD। फाइन। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यूनाइटेड बैंक फोरम जो है बैंक्स का, वो इसको उसने डिसाइड किया है कि 19 जुलाई को इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। और ये 48th एनिवर्सरी है नेशनलाइजेशन ऑफ द मेजर बैंक्स। जितने भी जो हमारी नेशनलाइजेशन बैंक का हुआ था, वो दोस्तों आपका हुआ था 19 जुलाई को। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 19 जुलाई 1969 इस दिन रात में ही जो घोषणा की गई थी नेशनलाइजेशन की, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 19 को एज अ सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक डे के तौर पर। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है, इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम जरूर नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। CH वेंकट चलन। ठीक है। अभी जो मेन चैलेंज है वो क्या है, बैड लोन्स,
का है, तो इस चीज़ों को ही ओवरकम करने के लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं इस मौक़ों पर। और बैड लोन्स का एक नाम और होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैड लोन का मतलब सीधी सी बात होती है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात किया जाए तो कोई एक एक्स पर्सन है जिसने बैंक जाकर लोन लिया, बैंक ने इसको लोन दे दिया, अब 90 डेज़ के बाद भी ये पैसे की कोई जानकारी बैंक को नहीं दे रहा है, ना इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बैंक सोचती है कि अब पैसा हमारा बैड लोन्स मतलब कि मारा गया है। ओके, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, हम चर्चा करेंगे। एनपीए क्या होता है, बैड लोन्स क्या होता है, बैंकिंग की क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होंगी बहुत ही जल्दी हम इन पर डिस्कशन करेंगे। एक और क्वेश्चन जो है दोस्तों 18th वाला, इसमें आपसे पूछा गया है कि 2017 ड्री फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किस राज्य में किया जाता है, भारत के किस राज्य में ड्री फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ की कौन सी कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को मनाती है, तो वहाँ की जो ये मोस्ट पॉपुलर ड्री फेस्टिवल है, वहाँ की एक ट्राइब्स है अपटानी, ठीक है, तो जो अपटानी कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। ओके, और इस दिन वो गॉड से जो है प्रार्थना करते हैं। ओके, कि बहुत तरह से कर सकते हैं। एप्टिनीज जो हैं वो अपने जो वहाँ के ट्रेडिशनल गॉड हैं उनसे प्रार्थना करते हैं बाउंडफुल हार्वेस्ट सीजन अलॉन्ग विद द डिफीट ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस इन द सोसाइटी थ्रू दिस फेस्टिवल। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और क्वेश्चन दोस्तों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर, इसमें कहा गया है कि किसने गिव इट अप कैंपेन जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा, ये है इंडियन रेलवे। तो आपने देखा होगा गैस की सब्सिडी जो है उसको लोगों ने डोनेट किया, उसको वॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री जो है स्वेच्छा से अपने आप से जो गैस की सब्सिडी थी उसको लोगों ने छोड़ दिया। तो इसी कैंपेन के अंतर्गत जो इंडियन रेलवे है इसने गिव इट अप एक कैंपेन चलाया है, तो ये इंडियन रेलवे के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। तो इसमें क्या है, वो लोग अपनी ट्रेन टिकट्स की जो सब्सिडी होती है उसको वो लोग 100% या फिर 50% तक छोड़ सकते हैं। ओके, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मैं और आपको बताना चाहूँगा, वो आप और नोट कर लें। वेस्टर्न रेलवेज़ का जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि जो एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन है इसका नाम जो है वो प्रभाव देवी ये रख दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें, काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये बन जाता है। फाइन, एक प्रश्न आपका और है 20 नंबर, इसमें कहा गया है कि कौन सा सिटी है जिसने होस्ट किया है 9th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग। तो दिल्ली डायलॉग लिखा है तो ऑब्वियसली आप दिल्ली पर ही टिक लगाएंगे और ये आपका राइट आंसर है, न्यू दिल्ली में। लेकिन इसके बारे में कुछ 3 पॉइंट जरूरी हैं, वो आप देख लें। पहले तो दिल्ली डायलॉग का ये कौन सा एडिशन है, ये है 9th एडिशन दिल्ली में। ओके, अब इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। 9th एडिशन जो है दिल्ली डायलॉग का है और इसकी थीम जो है वो क्या है, ये डायलॉग की जो थीम है वो आप नोट कर लें, इंडिया एशियन रिलेशंस चार्टिंग द कोर्स फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ओके, और जो एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन आ जाता है, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो आप इनको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछें। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में रिसर्च करना हो तो आप उस क्वेश्चन की कीवर्ड को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। यहाँ पर कुछ रिलेवेंट प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, आप इनको देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।